वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास का प्रीवियस पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे कि किस तरह से हम पेपर को इफ़ेक्टिवली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो आपको जो ये पेपर नज़र आ रहा है ये बेसिकली 2025 का है, लेकिन इसमें मैं कुछ आपको बातें बता दूँ कि क्योंकि पिछले साल हमारी बुक और थी और इस दफ़ा हमारी बुक चेंज हुई है, तो इसमें कुछ फॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन हम उन फॉर्मेटिव क्वेश्चंस को देख लेंगे एक नज़र। लेकिन वो आपके जो फाइनल पेपर है उसमें वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि वो हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़ का पार्ट अब नहीं है। ठीक है, ओके। तो जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर कुछ इस तरह से जो है वो आपको नज़र आएगा। ओके, और पेपर जो है उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करना है कि आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है। ओके, तो लेट्स से कि हम बात कर लेते हैं रोल नंबर की। ओके, तो लेट्स से कि आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। मैंने रैंडमली लिख दिया, ये आपका रोल नंबर है। आपने उस रोल नंबर को यहाँ बॉक्सेस में क्या कर देना है, फिल कर देना है। और बहुत एहतियात के साथ आपने अपनी जो आपकी रोल नंबर स्लिप होगी उसको गौर से देखना है और उसके बाद आपने इसको फिलअप करना है। अब आप ज़रा गौर करें तो हर एक बॉक्स के नीचे आपके पास एक कॉलम है। इस कॉलम में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें बबल्स कहते हैं। तो आपने इन बबल्स को भी फिल करना है। लेट्स से कि ये 1 बॉक्स के नीचे ये वाला कॉलम है और इस कॉलम में हमारा डिजिट क्या है 1 तो हम ये 1 वाला जो है बबल उसको फिल करेंगे। इसी तरह 2 वाला देखें, 2 के नीचे ये कॉलम है और ये डिजिट 2 है, तो 2 वाला बबल जो है वो हम बहुत ही प्रिसाइजली फिल करेंगे। ओके, इसी तरह से 3 वाला फिल करेंगे बहुत एहतियात के साथ। इसी तरह से हम 4 वाला फिल करेंगे। ओके, इसी तरह से हम 5 वाला फिल करेंगे। इसी तरह से हम 6 वाला फिल करेंगे और इसी तरह से हम 7 वाला फिल करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो रोल नंबर है उसको फिलअप करेंगे। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो हमारा बॉक्स, ये जो बबल है, इसको इस तरह से फिल नहीं करना। ये भी रॉन्ग मेथड है। या इसको बिल्कुल दरमियान से फिल करके आपने छोड़ दिया है, ये भी रॉन्ग मेथड है। या आपने इसको आधा फिल कर दिया है, ये भी रॉन्ग मेथड है। तो आपने प्रिसाइजली कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल इसको जितना ये हमारे पास बबल है इसको उतना ही फिल करें। ये ना हो कि आप इसको इतना बड़ा जो है वो फिल कर दें, नो, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट मेथड जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि हम बबल को किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विदाउट पैनिक, पैनिक किए बगैर आपने बहुत ही आराम के साथ फटाफट एमसीक्यूज़ की तरफ आपने रश नहीं करना। आपने बहुत ही एहतियात के साथ सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, क्योंकि अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया तो फिर आपकी ई शीट जो है उसके कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप फिर फेडरल बोर्ड की मर्जी पे चले जाते हैं कि वो अब इसको मैनुअली चेक करते हैं या नहीं करते। अदरवाइज़ ये जो है वो ये जो स्कैन होती है बेसिकली कॉपी, और इसको किसी इक्विपमेंट के ज़रिए जो है वो चेक किया जाता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी कि आपने अपना रोल नंबर जो है वो इफ़ेक्टिवली फिल करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो रोल नंबर आपने फिल कर लिया। रोल नंबर के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया है आंसर शीट नंबर। यस, यहाँ देखिए आंसर शीट नंबर और इनविजिलेटर साइन। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनविजिलेटर साइन जो है यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा होता है वो स्टाफ जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, जो भी आपका रो मैनेजमेंट कर रहा होगा उस टाइम। ठीक है, आंसर शीट नंबर, आंसर शीट जो है वो आपको एक ई शीट प्रोवाइड की जाएगी, जो कि मेरे पास मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ई शीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और इस ई शीट के ऊपर एक नंबर जो है वो लिखा होता है शीट का। मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके एक नंबर प्रिंट होता है जिसे हम आंसर शीट नंबर कहते हैं। तो वो आपने इस ई शीट से देखना है। ई शीट से देखने के बाद आपने इसको क्या करना है, ये जो आपका पेपर है यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको फिल कर देना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। जस्ट अ मिनट। यस, ये देखिए
आपने उस आंसर शीट का नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे फिल कर देना है। इन्विजिलेटर साइन से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। कैंडिडेट साइन पे आपका जो भी सिग्नेचर है आपने कर देना है, कैंडिडेट क्योंकि आप खुद हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये जो स्पेसेस है उनको फिलअप कर देना है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो आप देखें कि आपको ये कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और ये एमसीक्यूज़ 12 मार्क्स के हैं और आपको 15 मिनट्स दिए गए हैं। तो आपने 15 मिनट्स के अंदर अंदर इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि कम से कम 1.25 मिनट आपके पास होगा या 1 मिनट या 5 से 6 सेकंड आपके पास होंगे इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है A, B, C एंड D। लेकिन आपने ये नहीं करना कि राइट ऑप्शन पे टिक लगा देना है, नो, ये मेथड रॉन्ग है। आपने पहले चूज करना है कि ऑप्शन कौन सा है, देन उस ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो बबल है, यहाँ पे जो बबल दिए गए हैं आपने इन बबल को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। ओके, तो पहला हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट जो है वो क्या है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में। तो आपको इस बात का पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का यूनिट क्या होता है हमारे पास, जाउल, और चार्ज का क्या होता है, कूलब। तो ये क्या बन जाएगा, जाउल पर कूलब। तो जाउल पर कूलब जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर आप देखें तो ABCD, तो D जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है और इस D के कॉरस्पॉन्डिंग जो बबल है उसको मैं क्या करूँगा, ऐसे फिल कर दूंगा। इसके अलावा मैं कोई डॉट एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, सिर्फ बबल फिल करूंगा। फाइन, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफ अ डीसी सोर्स, आपने एमसीक्यूज को बहुत एहतियात के साथ पढ़ना है। इफ अ डीसी सोर्स ऑफ 80 वोल्ट इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर विद NP, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी 20 है एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इतने हैं, देन आपने VS जो है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपने इसके बारे में फार्मूला जो है वो पढ़ रखा है, क्या होता है, NS ओवर NP इज इक्वल्स टू VS ओवर VP। तो ये ट्रांसफार्मर का फार्मूला होता है और ये आपको पेपर के एंड पे गिवन भी होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने क्या निकालना है, VS। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और वो गलती ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो उसने कहा है कि डीसी सोर्स, यस, तो डीसी सोर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो डीसी सोर्स जो है आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी सोर्स के ऊपर ऑपरेट नहीं होता। तो आपने इस बात को याद रखना है कि डीसी सोर्स पे जो ऑपरेट नहीं होता, तो इसमें जो VS की वैल्यू जब ऑपरेट ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू क्या होगी उसके लिए, ज़ीरो। तो ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बबल कौन सा है, ये वाला B, ऐसे। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि इस बबल को फिल कर लेंगे, ठीक है। ओके, यस मसीरा, ये पास पेपर है बेटा, हम पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं और साथ टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हैं किस तरह से हम इफेक्टिवली पेपर को मैनेज कर सकते हैं। 2025, फाइन, ओके। द रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, द रिस्टोरिंग फोर्स दैट कॉजेज द पेंडुलम टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस, आपको याद होगा कि जब हम पेंडुलम की बात करते थे, तो पेंडुलम में आपको पता है कि हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ओके, पेंडुलम में हमारे पास क्या होता था कि इस तरह से पेंडुलम था, ओके, और इधर इस तरह से जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते थे तो इसके वेट के हम दो कंपोनेंट्स बनाते थे, एक ये और एक ये, इसे हम क्या कहते थे, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा जो था वो हमारे पास कंपोनेंट था जो कि रिस्टोरिंग फोर्स जो था वो प्रोवाइड करता था, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखें आप कि अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो सही ऑप्शन क्या है, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, a। तो आपने बबल फिल कर दिया ऐसे, ठीक है। ओके,
मल्टीपल रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओरिजिनल साउंड आर कॉल्ड। जी, अगर आप किसी एक ऐसे हॉल में हैं जो कि जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और वहाँ पे आपको जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फील हो रही हैं, अगर सिंगल रिफ्लेक्शन होती है तो उसको तो हम कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एको। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं और आपको सही से आवाज़ की समझ नहीं आ रही या साउंड की समझ नहीं आ रही, तो उसे हम कहते हैं रेवर्बरेशंस। ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने एको का टॉपिक पढ़ा था। तो रेवर्बरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, इस बबल को प्रिसाइजली फिल करेंगे। फाइन, ठीक है। ओके, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता था, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो ज़्यादा होता था क्रिटिकल एंगल से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये कंडीशन थी। तो अगर आप यहाँ देखें कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ सी का मतलब है क्रिटिकल एंगल, तो उससे बड़ा हो, तो ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास आंसर है वो ठीक है, ए बी एंड सी। तो इसका मतलब है हमने ये सी वाला बबल जो है वो क्या करना है, फिल करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने बहुत एहतियात के साथ ही याद रखना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी, और फिर बहुत ही एहतियात के साथ आपने कम से कम 2 दफ़ा वेरीफाई ज़रूर करना है ताकि आपसे गलती से गलत ऑप्शन जो है वो फिल ना हो जाए। ये सम टाइम ऐसे भी होता है कि बच्चों को आंसर आता होता है लेकिन वो मतलब कि जल्दी में जो है वो गलत फिल कर जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें, कैपेसिटेंसेस। यस, कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस जो है उसका फार्मूला उसने पूछा यहाँ पे, तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो C किसके बराबर होगा, तो C इधर ही रहेगा, V को आप नीचे ले आए तो Q ओवर V, तो C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो C है, C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। तो हम क्या करेंगे, A B एंड C वाला जो है बबल, इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद देखें आप कि इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। ओके, इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज Rs10, देन कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट बल्ब फॉर 24 आवर्स। जी, आपको याद होगा कि जो 1 किलोवाट आवर हम पढ़ते हैं दैट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सबसे पहले जो है वो इसको इस पूरी जो डेटा है हमारे पास उसको हम 1 किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 50 वाट है, तो 50 वाट को 50 किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में तो मुझे इस 50 किलोवाट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 240 आवर्स के साथ, ठीक है। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो है वो किलोवाट आवर में वैल्यू आ जाएगी, और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू जो है वो 10 है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 50 ओवर 1000 किलोवाट इंटू 240 आवर इंटू 10 रुपीज़। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक यूनिट जो है वो कितने का पड़ेगा, 120 का, ठीक है। या टोटल जितने भी यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए हैं, यानी 50 वाट बल्ब को मैंने 240 आवर्स तक चलाया तो मेरा जो बिल बनेगा वो कितना बढ़ेगा, 120 रुपीज़, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो ये C है, तो C के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बबल को फिल करना पड़ेगा ऐसे। ओके, फिर वो कहता है a 1 ohm resistor in 20 seconds consuming 2 ampere current will require। तो उसने यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिगुअस सा एमसीक्यूज पूछा है। तो यहाँ पे वो बेसिकली अगर आप उर्दू में पढ़ें तो ये इसने एनर्जी के बारे में पूछा है। तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। लेकिन इसमें एमसीक्यूज में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो जाउल में आती है। इसने यहाँ पे जाउल पर सेकंड लिखा हो तो ये टाइपो है। तो इसकी जो वैल्यू है वो जाउल्स में आती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, मैंने आपको बता दी है। ओके, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, E इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। सो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू आर 1, और टी कितना है हमारे पास 20। तो 20 1 ज़ा 20, 24 ज़ा
80, तो इसका सही ऑप्शन क्या आ रहा है 80 जाउल। तो इसका सही ऑप्शन देखें 40 80, तो इसका सही ऑप्शन है 80। 80 क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन है, तो मैं बी वाला जो है वो क्या करूँगा, फिल करूँगा। तो इस एमसीक्यूज में थोड़ी सी टाइपो है, ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया कि अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, मतलब थोड़ा सा एम्बिगुअस सा पूछा हो उसने, तो आप उसको फ़ौरन उर्दू में पढ़ के देख लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए कि उसने पूछा है क्या आपसे, ठीक है। तो ये ज़रा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था इस एमसीक्यूज में। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो इज 20, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्टेप अप के लिए फार्मूला होता है रेशियो जो होती है स्टेप अप के लिए, क्योंकि सेकेंडरी के ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी के कम होते हैं, तो हम NS/NP लेते हैं। अगर स्टेप डाउन है तो हम क्या लेते हैं NP/NS। तो इस तरह से रेशियो लेते हैं। तो उसने कहा है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप, और टर्न्स रेशियो क्या है 20, तो स्टेप अप के लिए इक्वेशन ये यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा NS/NP इज इक्वल्स टू 20। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा, ठीक है, ज़रा गौर करें। तो अगर आप गौर करें तो ये वाला जो MCQs है, आंसर जो है ये इसके साथ मैच कर रहा है। कैसे, इसको आप कन्वर्ट कर लें NS, एक मिनट, यस, NS इक्वल्स टू NP, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 NP। अब देखें इसी आंसर को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया जो कि B है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा B, करेक्ट। जी जी, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पेपर, ठीक है। बहरहाल आपको आंसर की समझ आ गई है कि इसका आंसर जो है वो बी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, द गिवन बूलियन इक्वेशन वेरीफाइज, तो आप देखें तो हमारे पास आउटपुट जो है वो बेसिकली सम ऑफ बोथ इनपुट्स एंड इन्वर्टेड इनपुट्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो A+B था ये तो आपके पास और गेट की क्या है आउटपुट है, लेकिन अगर आप A+B के ऊपर बार ले लेंगे, मतलब इन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा नॉर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा नॉर। नॉर क्या है B ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा B पे बबल फिल कर दूंगा ऐसे, ठीक है, फाइन। ओके, द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इन स्पेस इज, अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइक्रोवेव्स है, क्योंकि रेडियो वेव्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एटम्स की वजह से क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रोवेव जो है वो बेसिकली रेडियो वेव्स का ही एक हिस्सा होता है, यानी एक फ्रीक्वेंसी, या आप कह लें कि इसे बैंडविड्थ कहते हैं, कि रेडियो वेव्स में जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं उन्हीं को हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मेरे मुताबिक जो है वो डी है माइक्रोवेव्स। तो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए स्पेस में या इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंस के लिए माइक्रोवेव्स जो है वो यूज़ करते हैं। अगर माइक्रोवेव्स ना दिया गया होता तो फिर हम रेडियो वेव्स पर टिक लगाते, लेकिन अब चूंकि दोनों ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं तो इन दोनों में से ज़्यादा फिजिबल जो है वो माइक्रोवेव्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो 10 मिनट है। अगर आप गौर कीजिएगा तो हाफ लाइफ कितनी है 10 मिनट। ओके, आफ्टर 30 मिनट हाउ मच सैंपल विल बी लेफ्ट, जी 10 मिनट में उसका जो सैंपल है, 10 मिनट गुजरने के बाद उसका जो सैंपल है वो क्या हो जाएगा 1/2। फिर नेक्स्ट 10 मिनट गुजरेंगे फिर मज़ीद हाफ हो जाएगा, फिर 10 मिनट गुजरेंगे तो मज़ीद हाफ हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो सैंपल जो है वो 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 जो है वो बच जाएगा हमारे पास। का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, ऐसे, ठीक है। इसका फार्मूला भी आपको पता होगा कि n इक्वल्स n0/2n। तो अगर आप देखें कि 30 मिनट्स में कितनी हाफ लाइफ हो सकती है, तो 3 हाफ लाइफ हो सकती हैं। तो अगर आप n की जगह पे 3 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा n0/8, ठीक है। तो ये 1/8 टाइम जो है वो हमारा सैंपल रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि MCQs 12 MCQ जो थे वो डिस्कस कर लिया। टाइम हमारे पास था 15 मिनट्स, तो आपने इसको 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो मैनेज करना है
और अगर आप किसी फील करते हैं कि आप किसी एक MCQs पे स्टक हो रहे हैं तो आप उसको छोड़ के नेक्स्ट वाले की तरफ आप मूव करेंगे। अगर उस पर भी स्टक हो रहे हैं तो नेक्स्ट वाले पे, तो सबसे पहले आप फटाफट वो MCQs करेंगे जो आपको वन गो में आते होंगे, उसके बाद वो करेंगे जो आपको थोड़े बहुत क्लू मिल रहे होंगे, उनको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो सबसे डिफिकल्ट होंगे उनको आप सबसे एंड पे करेंगे। लेकिन आपने कभी भी किसी भी एक MCQs के ऊपर स्टक नहीं होना, नेक्स्ट की तरफ मूव करना है ताकि आप टाइम अपना सेव कर सकें। ठीक है, तो ये थे हमारे MCQs। ओके, उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होगा। सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसको सॉल्व करने के लिए, सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो ई शीट की तरफ जाना पड़ेगा, जो ई शीट हमें प्रोवाइड की जाएगी। अगेन इस ई शीट पे आपने क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 आपने अपना रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर के बाद आपने उसके बबल जो हैं वो क्या करने हैं, प्रिसाइजली फिल करने हैं। आई रिपीट कि आपने बहुत ही एहतियात के साथ कामली जो है इनको फिल करना है, पैनिक नहीं करना। ठीक है, ये 5 और प्रॉपरली इनको क्या करना है, आपने फिल करना है, एंड 7 जो भी आपका रोल नंबर होगा, मैंने रैंडमली लिया है। ठीक है, तो आपने इसे क्या करना है, प्रिसाइजली फिल कर लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये आपका जो है वो SSC2 है एंड फर्स्ट एनुअल। ठीक है, पेपर कौन सा है आपका, फिजिक्स। और उसके बाद उस दिन जो भी डेट होगी आपने लिख लेनी, लेट से कि आज जो है, लेट से मैं कहता हूँ कि 5 है। ठीक है, उस दिन जो भी आपकी पेपर की डेट होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो इस तरह से आपने ई शीट जो है वो फिल कर लेनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिर आगे चलते हैं ज़रा। अब यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है डिप्टी सुप्रीडेंट। ये देखें, साइन ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट। तो यहाँ पे आपने खुद से साइन नहीं करना है। ओके, तो इस जगह पे आपने साइन नहीं करने। उसके बाद ये वाली जो मार्क्स ऑब्टेन्ड वाली जो शीट है ये एग्जामिनर्स के लिए है, यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं लिखना, इसको छोड़ देना वैसे ही। उसके बाद आप देखें कि उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये भी एग्जामिनर का है, यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना। साइन ऑफ हेड एग्जामिनर आपने नहीं करने, असिस्टेंट के भी नहीं करने, ये भी नहीं करने। उसके बाद टोटल मार्क्स ये भी आपने लिखना है, ये बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देने आपने। इस तरह से आपकी ई शीट जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आपके पास ये पोर्शन स्टार्ट होगा। ये इंटेंशनली जो है वो लेफ्ट किया जाता है ब्लैंक, तो ये इस पे आपने रफ वर्क नहीं करना, बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। अगर आप इस पहले पेज को ये रफ वर्क के लिए यूज़ कर लेंगे तो आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब सा नज़र आता है। ठीक है, तो ये आपके पास आए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब आप यहाँ देखें ज़रा, तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आगे हैं। आपको यहाँ पे जो है वो 11 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन में आपके पास 2 की चॉइस है, मतलब दोनों में से, जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से आपने कोई एक क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। ओके, तो 11 क्वेश्चन है, 33 मार्क्स हैं। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें ऐसे, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है जिसको आपने यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, ओके, तो कैसे लिखेंगे आप इसे। ओके, तो सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि इस तरह से फ़र्क वाजे करें कि दोनों में फ़र्क वाजे हो जाए। ठीक है, डिस्टिंग्विश का मतलब ये होता है कि आपने इस तरह से उनको लिखना है कि दोनों में जो डिस्टिंक्ट फ़र्क है, यानी इतना फ़र्क वाजे हो जाए कि दोनों अलहदा अलहदा चीज़ें आपको नज़र आएँ कंसेप्चुअली। ठीक है, ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल वेव्स, आपने मैकेनिकल वेव्स की बात करनी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करनी है, और साथ आपने एक एग्जांपल देनी है। साथ इंतहाई गौर से आपने इस नंबर को भी देखना है कि इस पूरे शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर आपके पास 3 हैं। तो आपने सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स के बारे में बताना है कि ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं कि जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती।
तो इसके लिए मैकेनिकल वेव्स के लिए आप साउंड वेव्स, वाटर वेव्स की एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आप लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, वट एवर, आप इस तरह की जितनी भी स्पेक्ट्रम में होती हैं मौजूद रेज, उन सब की एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया पहला शॉर्ट क्वेश्चन। देन दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें इसके मुकाबले में, डिस्टिंग्विश। यहाँ पे भी आपने डिस्टिंग्विश करना है, किसमें? मैग्नीफाइंग पावर में करना है और रिजॉल्विंग पावर में करना है। दो चीज़ें आपके पास। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो पावर होती है कि वो कितना एक ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करके दिखा सकती है। आई रिपीट, मैग्नीफाई का मतलब ये नहीं था कि आपने चीज़ को बड़ा करके देखा है लेंस के थ्रू, नो। मैग्नीफाइंग का मतलब ये भी होता है कि आप छोटा करके भी दिखा सकती है आपको, तो इसके मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। और अगर मैं आपके सामने यहाँ पर दो डॉट्स लगाता हूँ, तो मेरे ख्याल में तो मुझे तो नज़र आ रहा है दोनों डॉट्स में एक बहुत छोटा सा जो है वो फ़र्क है, लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये एक ही डॉट नज़र आ रहा है। क्यों? रिजॉल्विंग पावर की वजह से। तो रिजॉल्विंग पावर ये होती है कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे माइक्रोस्कोप है हमारे पास, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, या सेम है, या टेम है हमारे पास, तो वो दो डॉट्स को या दो एंटिटीज़ को कितना अलहदा करके, सेपरेट करके डिफरेंट एंटिटीज़ के तौर पे आपको विजुलाइज करवा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी रिजॉल्विंग पावर। ओके, व्हाट इज़ द जनरल व्यू पॉइंट नियर पॉइंट ऑफ आई? यानी अब इसमें देखें कि इसके मार्क्स कितने हैं? 3। तो इसका मतलब है कि एक तो आपने बता दिया मैग्नीफाइंग पावर, 1 नंबर मिल गया, दूसरा रिजॉल्विंग पावर का, तीसरा है नियर पॉइंट का। नियर पॉइंट कहते हैं कि वो कम से कम फासला, आपकी आंख से वो कम से कम फासला जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली, डिस्टिंक्टली जो है वो देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। और ये नियर पॉइंट जो है ये 25 सेंटीमीटर होता है। आपकी आई से 25 सेंटीमीटर तक का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। ठीक है, ओके। तो अब आप इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है, इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे ये बता देता हूँ मैं आपको, कि जैसे डिस्टिंग्विश करना है आपने दोनों में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर से आपने स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, और आप जो है उसको ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है वो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आपने डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश के लिए आप क्या करेंगे? बीच में लाइन लगाएंगे, यहाँ पे आप मैग्नीफाइंग पावर लिख दें और यहाँ पे आप रिजॉल्विंग पावर, और एंड पे आप जो है वो नियर पॉइंट के बारे में बता दें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है उन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर पार्ट 1 में लिखेंगे। यहाँ पे आपको ए या बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से कोई सा भी एक आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये था पार्ट 1 का आंसर जो कि आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब आपको ये लाइन नज़र आ रही है, तो यहाँ से आपकी ई शीट जो है वो क्रॉप की जाएगी। तो आपने अपना आंसर जो है इससे ऊपर वाली लाइन तक ख़त्म करना है, इस लाइन से आपने नीचे नहीं लेके आना। अगर नीचे ले जाएंगे तो हो सकता है कि ये कटिंग के दौरान आपका आंसर जो है वो कट जाए, तो उससे आपके मार्क्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखें। यस, व्हाट इज मेंट बाय इंटेंसिटी? यस, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी जो होती है बेसिकली दैट इज पावर, या आप कह लें कि पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, या आप कह सकते हैं कि एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द वेव। जो भी वेव है उसके आपने हेल्ड परपेंडिकुलर किया, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। उसके बाद है इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल जो है वो बेसिकली लाउडनेस ऑफ साउंड को कंपेयर करता है। आई रिपीट, इंटेंसिटी लेवल जो है वो लाउडनेस ऑफ साउंड को कंपेयर करता है जो कम से कम फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है उसके साथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि रेफरेंस के थ्रू इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सबसे कम ऑडिबल या फेंट ऑडिबल साउंड होता है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, और आपने दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट भी बताने हैं। तो इसके नंबर 3 थे। तो इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है इसका होता है बेल। यस, BEL, बेल, इसका यूनिट बेल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ देखें, स्टेट लेंस लॉ। लेंस लॉ आपने बताना है, लेंस लॉ बताना है आपने
लेंज़ लॉ आपको क्या बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होता है वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लेंज़ लॉ। मतलब कि जो भी चेंज ऑफ फ्लक्स जो है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है इंड्यूस करंट को, वो हमेशा उसके कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। ओके, व्हाट एनर्जी चेंजेस। अब इसके नंबर कितने थे, 3। ओके, तो इसका मतलब है कि आपने पहला पार्ट बता दिया। उसके बाद देखें व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ कंडक्टर। आपके पास एक कॉइल होती है और दूसरी तरफ से आप क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव करवाते हैं। तो जब मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो हैंड्स की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, हैंड्स की मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप इसी तरह से बताएंगे कि बार मैग्नेट को मूव करवाते हुए जो हमारे हैंड्स की मैकेनिकल एनर्जी है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसी वजह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता। फाइन, तो ये सारी बातें आपने बतानी है। ओके, अब इन दोनों में से कोई एक आपने चूज कर लेना है और उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, और यहाँ पे आपने दोनों में से कोई एक आंसर लिख देना है। फाइन, तो ये बड़ी एहतियात से आपने जो क्वेश्चन होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेस आपको ई शीट में गिवन होगी वहाँ पे आपने आंसर लिखना है। ये ना हो कि आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो पार्ट 2 में लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। बेशक आपने सही लिखा हो लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस आपने लेनी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखें, डिस्क्राइब कन्वेंशनल करंट। जी, कन्वेंशनल करंट का आपको पता है, इसके कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं। तो कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट होता है जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। उसके बाद देखें कि आपने बैटरी, स्विच और कंडक्टर को सीरीज में लगाना है और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बतानी, मतलब आपने सर्किट डायग्राम बनानी है। कैसे बनाएंगे, ऐसे आप जो है वो ये स्विच लगा देंगे, साथ इसके साथ जो है वो आप बैटरी लगा देंगे, और क्या है, बैटरी, स्विच एंड कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर आपने अटैच किया हुआ है और इसको ऐसे कर देंगे प्लस माइनस, ये कंडक्टर है। तो आपको पता है कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो जो कन्वेंशनल करंट है वो हाई से लो की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो आपने पहले कन्वेंशनल करंट के बारे में बताना है एंड देन आपने ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ई शीट में हम किस तरह से जो है वो सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो बड़ा सिंपल है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ये देखें, सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये सारी स्पेस है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन जो है वो आपने लिख दी है। लेट से आपने यहाँ तक जो है वो लिख दी है। उसके बाद आपने अगर थोड़ा सा अच्छा लिखना है तो यहाँ पे अपने फार्मूला भी लिख दिया है, यहाँ पे आपने यूनिट भी लिख दी है। ठीक है, ये सबसे अच्छी अप्रोच है। उसके बाद आप ये वाली जो स्पेस है नीचे वाली, ये वाली, इसको आप डायग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा हिस्सा है हमारे पास इसका, कंपेयर न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहाँ देखें, इसके रूब्रिक्स देखें आप, तो इसके रूब्रिक्स जो है वो 2+1 है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में एक हिस्से के 2 नंबर हैं और दूसरे हिस्से का 1 नंबर है। कैसे, सबसे पहले उसने कहा है कंपेयर करना है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को। तो इस हिस्से के 2 मार्क्स हैं। तो आपने बिल्कुल सेंटर में लाइन लगा के एक तरफ फिशन और एक तरफ फ्यूजन लिख देना है आपने, और बताना है कि फिशन में एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, छोटे न्यूक्लियाई में एनर्जी रिलीज होती है। फिशन में 2 लाइट न्यूक्लियाई, फ्यूजन में 2 लाइट न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन होते हैं और वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है उसने कि जब हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो कौन कौन से जो हमारे पास जो है वो फ्रैगमेंट्स बनते हैं यहाँ पे। तो आपको इस बात का पता है, आपको इस बात का पता है कि जो हमारे पास जो है फ्रैगमेंट्स, बेरियम के साथ क्या बनता है, क्रिप्टॉन बनता है। तो क्रिप्टॉन जो है उसका जो मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 36 उसका एटॉमिक नंबर और 92 जो है वो इसका मास नंबर है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बेरियम के साथ क्रिप्टॉन +3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, लेकिन इसको आपने यहाँ फिल नहीं करना, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ये बनेगा। इसको दोनों इक्वेशंस को आपने अपनी ई शीट पे लिखना है, तो यहाँ फिल नहीं करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हीलियम 2 4 बनेगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपने दोनों इक्वेशन जो है वो अपनी ई शीट पर ड्रॉ करनी है और उनमें यहाँ पे आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है वो फिलअप करना है। ठीक है, होपफुली अगर आप मार्कर्स के साथ कर देंगे तो वेल एंड गुड। ये सारी इक्वेशन जो है पेन के साथ लिखते हैं, पॉइंटर के साथ, और जो वैल्यूज़ हैं उसको आप क्या करेंगे, मार्कर के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है, आगे मूव करते हैं। यस, ये देखें, ड्रा द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। यस, आपने इलेक्ट्रॉन बीम का जो पाथ है वो बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, ये देखें, आपको पता है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट हो और यहाँ पे नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो इस तरह, इस डायरेक्शन में, लेट्स से, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अगर हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो हम यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाएंगे। फिंगर्स जो है वो मेरी किस तरफ होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, थंब जो है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन में होगा। तो ऊपर जो मेरा पाम है ये प्रोटॉन की डायरेक्शन के बारे में बताएगा, और जो मेरा बैक साइड है पाम की वो मुझे बताएगी इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो आपने ये दोनों डायग्राम्स मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की बनानी है ई शीट के ऊपर। ठीक है, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप ये देख लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव है। ठीक है, ये हमारी बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा कि हार्डवेयर जो है वो क्या बताता है और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो है, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के या लैपटॉप के, उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस तरह उसके आईसीज हो गए, वो सारा का सारा हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम होता है, वो इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर को, ताकि हार्डवेयर जो है वो डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। बहरहाल ये एक फॉर्मेटिव है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको कि आई डोंट थिंक सो कि ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। ओके, तो ई शीट की साथ साथ समझ आ रही है आपको कि आपने किस तरह से फिलअप करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, तो डेफिनेटली हम यहाँ से देखेंगे पार्ट नंबर 4। ये देखें, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2। तो आप उन दोनों में से किसी भी एक का आंसर जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके, अ हार्मोनिक वेव इज मूविंग अलॉन्ग अ रोप। ओके, एक वेव है जो कि रोप के ऊपर मतलब मूव कर रही है। द सोर्स जनरेटिंग द वेव कंप्लीट 50 वाइब्रेशन इन 20 सेकेंड्स। जी, तो आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो हैं वो कितनी है, 50, और टाइम कितना है आपके पास, 20। तो आपसे उसने कहा कि टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और स्पीड निकालनी है। तो हम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। तो अगर आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्म जवाब है वो 2.5 हर्ट्ज़ आएगा, 2.5 हर्ट्ज़। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/2.5, तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा टाइम पीरियड का वो 0.4 सेकेंड आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम स्पीड नहीं निकाल सकते। यहाँ पे भी एक इशू है इस क्वेश्चन में कि स्पीड के लिए या तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो हम जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यस, एक मिनट, यस, या हम v = d/t। ना तो हमें डिस्टेंस दिया गया, ना हमें वेवलेंथ दी गई है, तो हम स्पीड जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखें। ग्राफ शोज रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियम, राइट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। तो आप ये पूरा ग्राफ जो है वो ई शीट पे बनाएंगे इसी तरह से। और यहाँ पे उसने पूछा है आपसे कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की। तो पहली हाफ लाइफ 1/2 है, दूसरी हाफ लाइफ क्या होगी 1/4, और तीसरी क्या होगी 1/8। तो इस तरह से जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए और बी की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह से पहली हाफ लाइफ 1620 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3240 आएगा। तीसरी हाफ लाइफ में क्या करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जवाब जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 4860 ईयर्स, 4860 ईयर्स। मतलब कि आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ को
नंबर ऑफ हाफ लाइफ को, तीसरी हाफ लाइफ थी उसको फर्स्ट हाफ लाइफ के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास टोटल ईयर्स आ जाएंगे जो तीसरी हाफ लाइफ तक पास हो चुके होंगे। इसी तरह से ये नंबर ऑफ एटम्स थे 1/2 की पावर 1, इसके लिए 1/2 की पावर 2, इसके लिए 1/2 की पावर 3, 3 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ और 1 हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ओके कारी साहब, ठीक है मैंने पढ़ लिया है। ओके बरल ये जो है वो जो हमारे पास आपने बिल्कुल इसी तरह से जो है वो आपने इसको ड्रॉ करना है ई शीट के ऊपर, ताकि आप जो है इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ओके सो नाउ नेक्स्ट है ओके सो नेक्स्ट है 6। ओके ओके व्हाट इज मेंट बाय क्वालिटी ऑफ अ साउंड। जी अगर आपके पास दो साउंड हैं, अगर आपके पास दो साउंड है जिनकी पिच एंड क्वालिटी पिच एंड जो लाउडनेस है वो सेम हो, तो आप क्या करते हैं, फिर आप क्वालिटी को देखते हैं। अगर दो साउंड की आप जो है वो दो हमारे पास जो साउंड हैं उनकी लाउडनेस और पिच जो है अगर वो सेम है, तो आप क्वालिटी जो है उसकी मदद से आप इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अगर मैं और आप एक ही लाउडनेस के साथ एक ही पिच के साथ बात कर रहे हों, तो हम दोनों की आवाज़ की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। आपकी आवाज़ की क्वालिटी डिफरेंट होगी, मेरी आवाज़ की क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होगी, तो इस क्वालिटी को टेम्बर भी कहते हैं। तो इस टेम्बर की मदद से या क्वालिटी की मदद से हम दो साउंड्स जिनकी लाउडनेस और पिच सेम है उनके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स इन अ टेलीफोन। ओके, तो टेलीफोन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता ये भी बेसिकली फॉर्मेटिव है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आप अब आया तो अब समझ लें इसको कि सबसे पहले होता है हमारे पास माइक्रोफोन और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, रिसीवर। तो माइक्रोफोन क्या करता है कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और रिसीवर जो है वो उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, साउंड में कन्वर्ट करता है, और ये सिग्नल फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। ठीक है, ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 6। ठीक है, सॉरी ये 6 था, और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है आपने फॉर वाटर, और उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है, और एयर का भी दिया गया है। तो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि 90, ये तो डिस्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। तो इस फार्मूले में अगर आप ये पुट करें, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.33, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट 48.8 आएगा, 48.8 डिग्री। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका जो दूसरा हिस्सा है जो कि चॉइस पे है हमारे पास, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है आपके पास, कि बेसिकली आपके पास एक जो है वो फिलामेंट होता है, ठीक है, जिसे आपने हीट किया होता है, और एक आपके पास कैथोड होता है, कैथोड और एक फिलामेंट होता है, और साथ आपने क्या लगाया होता है, ईएमएफ सोर्स। तो ये ईएमएफ सोर्स जो है इस फिलामेंट को गर्म करता है, और ये गर्म करने के बाद इस कैथोड को जब गर्म करता है तो इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करके लेबल कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को आप बिल्कुल इसी तरह से जो है वो यहाँ पे ई शीट पे, ये 5 हो गया, देन 6 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, दोनों में से कोई एक, इसी तरह आप 7 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आपको सही तरह से एग्जैक्टली आता होगा
वही आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये ना हो कि आपने जो पहला 2 क्वेश्चन है ना चॉइस के आपके पास, दोनों में से एक करना है, तो ये ना हो कि आप एक ऊपर कर दें और एक नीचे कर दें कि जो ठीक होगा उसके नंबर मिल जाएगा। नो, ये बड़ा बैड इंप्रेशन है। तो आपने हमेशा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको श्योरिटी हो जिसकी कि आपको वो एग्जैक्टली आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। जी, तो आपने सीरीज और पैरेलल जो है उसकी जो हमारे पास डायग्राम्स है वो बनानी है आपने। तो आपको पता है कि सीरीज़ में हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव R1 R2 R3, तो ये हमारे पास होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसी तरह से हमारे पास पैरेलल भी होता है R1 R2 R3 प्लस माइनस। तो ये आपके पास जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और आपने बताना इन दोनों कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉलेस्ट किस में होती है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट किस में होती है, आपको पता है पैरेलल में। पैरेलल में जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो इसके जो दूसरी तरफ हमारे पास क्वेश्चन है जो चॉइस पे है हमारे पास, वर्किंग ऑफ 3 नंबर का क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इज मैक्सिमम। जी, अगर तो आपका जो प्लेन है वो फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम आपके पास जो है वो ईएमएफ जनरेट होगी। अगर वो इसके बिल्कुल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो पैरेलल हो जाएगा इसके, तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो फील्ड लाइंस है वो मिनिमम पास होंगी और हमारे पास फ्लक्स जो है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि मैक्सिमम तब होगा जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा और मिनिमम तब होगा जब प्लेन पैरेलल होगा। ठीक है, ओके, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होती हैं और आपने ये बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कैसे होती है। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जी वो इमेजिनरी लाइंस जो कि हम ड्रॉ करते हैं उस फील्ड के लिए जिस जिस रीजन में हमारा जो चार्ज है वो दूसरे चार्जेस के ऊपर एक फोर्स जो है वो एग्जर्ट करता है। उसके बाद अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ होती हैं आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इनवर्ड होती हैं ऐसे। तो ये डायग्राम भी आपने लाजमी बनानी है। ठीक है, ओके, उसके बाद इसके जो हमारे पास दूसरा चॉइस का क्वेश्चन है उसमें है इन लिस्ट 3 फंक्शंस। इन लिस्ट का मतलब होता है आपने सिर्फ लिस्ट बनानी है 1 2 3, उसको एक्सप्लेन नहीं करना आपने, 1 2 3 लिस्ट बना देनी है। तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग ये बेसिकली फॉर्मेटिव है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है पिछली बुक में जो था ना वो हमारे पास पूरा चैप्टर था इसका, ये आईसीटी इन एजुकेशन। ठीक है, तो उसमें हम इसको डिस्कस करते थे। तो आपके पास 3 कौन कौन से फंक्शंस हैं वर्ड के कि आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दूसरा आप उसको स्कैन कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तीसरा जो है वो आप उसकी फॉर्मेटिंग या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये 3 इसके जो फंक्शंस हैं वो आप यहाँ पे इनलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब फैक्टर्स इफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं आपको पता है कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, दूसरा अगर हम कॉइल और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन जो है उसको बढ़ा दें, तीसरा कॉइल के अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के रिलेटिव मोशन या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इन तीनों के आपके पास 3 नंबर हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मेटिव है। हाउ फैक्स मशीन वर्क्स। फैक्स मशीन क्या करती है कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है और उसको उस इमेज को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेलीफोन लाइंस के अंदर फ्लो करता है और फिर जो दूसरा एंड होता है वहाँ पे उस जो हमारे पास डिवाइस होती है वो क्या करती है कि वो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा से इमेज में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। तो ये जब सोशल मीडिया का दौर जो है अभी यानी व्हाट्सएप वगैरह, इससे पहले हमारे पास अगर हमने अर्जेंट कोई डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करना होता था तो हम फैक्स मशीन के ज़रिए करते थे। ठीक है, ओके, उसके बाद देखें कि हमारे पास
उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ 20 माइक्रोफैरड एंड 30 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में हमने 2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कन्वर्ट किया है। तो पैरेलल में इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? C1 प्लस C2। तो दोनों को ऐड करेंगे हम, 20 माइक्रोफैरड प्लस 30 माइक्रोफैरड, तो ये कितना बन जाएगा? 50 माइक्रोफैरड। ठीक है, और सप्लाई कितनी दी है आपने इसको? 12 वोल्ट की। तो फाइंड द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। अब चार्ज आपने जो है वो फाइंड करना है। तो चार्ज के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास? Q इज इक्वल्स टू CV। तो C कितना है हमारे पास? इक्विवेलेंट 50, और V कितना हमें गिवन है? चार्ज जो है जो सॉरी इसके लिए कैपेसिटेंस उसने हमें दी है, हम इसको इक्विवेलेंट नहीं पुट करेंगे यहाँ पे। ये देखें, इसने यहाँ पे कैपेसिटेंस दी है, तो 20 पुट करेंगे, और वोल्टेज कितना है हमारे पास? 12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास आएगी 240 माइक्रोकूलम, 240 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिकल गीज़र, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल गीज़र है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसका कितना है? 220 वोल्ट, और करंट कितना है उसका? 20 एम्पेयर। तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा 1 आवर में? तो टाइम कितना है हमारे पास? 1 आवर। तो आपको पता है कि 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो आपको पता है कि एनर्जी का फार्मूला होता है IVT। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये IVT का जो वैल्यू है, उसका जो आंसर है 4.4। अगर आप इसे ना भी कन्वर्ट करें आर में तो ये बनेगा 4.4 किलो वाट आवर। तो ये इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर आप यही वैल्यूज पुट करते हैं। 20 वोल्ट कितना है? 220, और आवर कितना है? 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है यहाँ तक। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ओके, ओके, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, और 4 में से हमने 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक चॉइस जो है वो दी गई है। अगर आप गौर करें तो हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा 5 मार्क्स का है। तो हम अभी देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। यस, तो पहला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 5 मार्क्स का है। सबसे पहले तो आपने मार्क्स देख लिए, उसके बाद उन्होंने बताया ड्राइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह से आप जो है वो इसका फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। उसके बाद ये स्केलर है या वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन हो रहा है। इसका यूनिट क्या होगा? जाउल पर कुलब या फिर 1 वोल्ट। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी है। तो ये सारी चीज़ें आप बता देंगे तो इसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से आपके पास का दूसरा पार्ट है, डिस्क्राइब ओहम्स लॉ। आपने ओहम्स लॉ बताना है कि जो हमारे पास करंट होता है किसी भी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू अप्लाइड वोल्टेज, तब जब हम टेम्परेचर और अदर कंडीशन जो है एक्सटर्नल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I R। और आपने ये बताना है दूसरे पार्ट में कि वाई इज ओहम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल्स टू मेटल्स ओनली, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो है वो फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं और उसमें करंट फ्लो कर सकता है प्रॉपरली। इस वजह से ओहम्स लॉ जो है वो ऑलमोस्ट मेटल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। और दूसरी बात ये है कि जो मेटल्स हैं उसके लिए कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। तो ये सारी बातें आपने बतानी है। तो इस तरह आपका ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक आपने अटेम्प्ट करना है। और ई शीट पर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ देखें ज़रा आप, तो हमारे पास जब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ पे, यहाँ देखें ज़रा, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने अटेम्प्ट करना है उसका ये पेज नंबर 1 है। तो आपको एटलीस्ट 3 पेज दिए जाएंगे, 1 2 3।
तो आपने इसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो है इन तीनों पेजेस को यूज़ करना है और फिर आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रिंट आउट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये देखें, दूसरा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखें, ड्रा अ रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप एंड डिटरमिन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो ये जो है आपका फॉर्मेटिव है, यानी कि पिछली बुक में था, इस बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, ना ही ये SLO है, तो इस वजह से हम इसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे। ओके, व्हाट इज़ मेंट बाय म्यूचुअल इंडक्शन। जी, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा है, ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, उससे पहले पढ़ा था कि अगर हम जो है वो एक जो हमारे पास कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं दूसरे किसी कॉइल की मदद से, जिसे प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, तो उसमें एक इंड्यूस्ड EMF जो है वो जनरेट होती है, और वो जो इंड्यूस्ड EMF है वो इंड्यूस्ड करंट पैदा करती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब उसने क्या किया, आपको कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं कि NS दे दिया है, NP प्राइमरी के टर्न्स, सेकेंडरी के टर्न्स, और प्राइमरी का वोल्टेज दे दिया। तो उसने आपसे कहा है कि आपने VS फाइंड करना है, IP फाइंड करना है और PS फाइंड आउट करना है। तो आपको जो है वो इस जो है वो फार्मूला आपको पता है कि NS ओवर NP इज इक्वल्स टू VS ओवर VP। तो यहाँ से आप VS जो है उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल्स P सेकेंडरी इज इक्वल्स टू P प्राइमरी, सो IS VS इज इक्वल्स टू IP VP। तो यहाँ से आप IP की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह आप जो PS है, PS आपको पता है कि इसके बराबर है IS VS। तो इस फार्मूले की मदद से आप PS की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप VS फाइंड करेंगे, यहाँ से आप IP फाइंड करेंगे और यहाँ से आप PS फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आपने बताना है कि टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कौन सी है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगर तो आपका जो आपने देखना है VS को और VP को, अगर तो आपके पास VS की वैल्यू ज़्यादा आ रही है VP से, तो इसका मतलब है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और अगर VS की वैल्यू VP से कम आ रही है तो इसका मतलब है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आप इन दोनों के वोल्टेजेस जो हैं उनको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह आप इसको ई शीट के ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आप यहाँ पे, उसके लिए आपको पेज गिवन है और आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये लाइन जो है यहाँ से आपने स्टार्ट नहीं करना, आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, ओके। तो इसके भी आपको 3 पेजेस जो हैं वो दिए जाएंगे। यहाँ पे देखें ज़रा, 2, इसके बाद पेज नंबर 3। तो यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 को इन 3 पेजेस के ऊपर इफेक्टिवली जो है वो क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, फाइंड द गिवन लॉजिक गेट्स। आपने जो है वो लॉजिक गेट्स बताने हैं, और एंड गेट। अब क्या क्या बताना है उनके बारे में? और का सबसे पहले आप सिंबल बताएंगे, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन बताएंगे, इक्वेशन बताएंगे और ट्रुथ टेबल बनाएंगे आप। तो आपको पता है कि और का जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? A + B। ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाते हैं कि दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करते हैं। इसी तरह से एंड गेट जो है उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या होती है? A.P, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इसका भी आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करके इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का क्या मतलब है? न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का मतलब देखें, अब यहाँ पे आपने रूब्रिक्स पे गौर करना है कि 1 + 3 + 1, मतलब इस क्वेश्चन में जो आपके पास 3 पार्ट हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, 3 पार्ट हैं A B C। A का 1 मार्क्स है, B का 3 मार्क्स हैं और इसका 1 मार्क है। तो अगर आप न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन की डेफिनेशन लिख देंगे सिर्फ, जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है विद द इमिशन ऑफ एनर्जी, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। 1 नंबर आपको मिल गया। राइट डाउन द जनरल इक्वेशंस। तो आपने अल्फा, बीटा और गामा डिके की जो है वो जनरल इक्वेशन लिखनी है। कौन कौन सी होती हैं इसकी? जैसे हमारे पास X है, ZA, तो ये जब डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो Z - 2 A - 4 प्लस He24 प्लस एनर्जी, तो ये अल्फा डिके की है। इसी तरह से बीटा डिके जो होता है वो क्या होता है? ZA XA जो है किस में कन्वर्ट होता है? डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, और अगर ये -1 हो जाता है और ये सेम रहता है, प्लस
तो हमारे पास क्या होता है कि अगर ये -1 हो रहा है तो हमारे पास क्या निकलेगा, पोजिट्रॉन प्लस एनर्जी। ठीक है, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे। ये दो तरह के होते हैं, β+1 और β-1। और उसके बाद आपने जो आपके पास गैमा डिके होता है उसमें सिर्फ हमारा न्यूक्लियस चार्ज होता है, उसमें हमारा डॉटर न्यूक्लियर नहीं बनता, साथ गैमा रे इमिट होती है। तो इन तीनों इक्वेशन को लिखने के आपके पास 3 मार्क्स हैं। ओके, उसके बाद आपने दोनों को कंपेयर करना है, अल्फा और बीटा में से आयनाइजिंग इफेक्ट किसका है। तो अल्फा जो है उसके ऊपर चार्ज जो है वो +2e होता है, तो इसलिए अल्फा जो है वो ज़्यादा आयनाइजिंग प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल। तो इस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने इसको इस तरह से क्या करना है, अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो इसको भी आप, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप यहाँ पे इस ई शीट के ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके भी 3 पेजेस आपको गिवन होंगे। ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड आपको दिया गया है 2 सेकेंड्स है। आपने उसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है t = 2 पाई √L/g। तो यहाँ से आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो ये बन जाएगा आपका t² = 4 पाई स्क्वायर L/g। तो आपने लेंथ निकालनी है, तो लेंथ को आप एक साइड पे रखें, बाकी सारा कुछ उधर चला जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर। तो यहाँ से आप अर्थ के ऊपर भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, LE और LM भी कर सकते हैं। अर्थ के लिए g की वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है और इसके लिए मून के लिए होती है ऑलमोस्ट 1.6। ठीक है, तो आप g की वैल्यू सिंपल पुट करते जाएंगे और आपके पास लेंथ आती जाएगी। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो आपके पास जवाब आएगा वो आएगा 1 मीटर। ठीक है, इसी तरह से जो मून है उसके ऊपर जवाब आएगा 0.16 मीटर। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपने 3 करेक्टरिस्टिक्स बतानी है साउंड की दूसरे क्वेश्चन में। कौन कौन सी हो सकती हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने वो बताई। उसके बाद आपने बताना है कि लाउडनेस और पिच के ऊपर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क होता है। मतलब लाउडनेस पे एम्पलीट्यूड का क्या इफेक्ट होता है और पिच पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है। तो आपको पता है कि लाउडनेस इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये बातें जो हैं वो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बतानी है। तो ये था आज का हमारा पेपर जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो आपको नंबर ऑफ़ फार्मूलाज रिक्वायर्ड होंगे वो सब के सब यहाँ पे गिवन है। जैसे आप देखें कि हमने जो पढ़ा था कम्बिनेशन का, उसका फार्मूला हमने जो एंगल फाइंड किया वाटर के लिए, उसके बाद ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है, पावर है, एनर्जी है, इंटेंसिटी लेवल है। बहरहाल ये फॉर्मेटिव है, ये नहीं करना हमने। ओहम्स लॉ है, ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है, उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, पावर कंज्यूम या डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, अगेन वही जी की वैल्यू है, टाइम पीरियड है। तो ये सारे के सारे फार्मूले आपको गिवन हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में आपने यूज़ करने थे। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे भी MCQs के नीचे भी बिल्कुल आपको इसी तरह से जो फार्मूले हैं जो MCQs में यूज़ होंगे वो आपको यहाँ पे गिवन है, ये देखें। तो अगर आपको कोई फार्मूला जहन में नहीं आ रहा तो आप ये देखें, ये सारे फार्मूले जो MCQs में यूज़ होने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो क्या हैं, दिए गए हैं। तो आप इजीली जो है वो इन फार्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पेपर जिसमें हमने टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस किया है और ये देखा है कि किस तरह से हम फिज़िक्स के पेपर को इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम ई शीट को जो है वो प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने जो है वो पेपर के दौरान जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं करना। जो मेजर मिस्टेक ये होती है कि जैसे ही पेपर आता है तो बच्चे फौरी तौर पर उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं सारे पेपर को। तो आपने जल्दी से ये वाला काम नहीं करना, आपने आराम से अपना रोल नंबर लिखना है, बबल फिल करने हैं, देन 1 बाय 1 MCQs को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। और अगर आपको समझ आती है कि कोई एक MCQ जो है वो आपको नहीं आ रहा, फॉर द टाइम बीइंग वो एक शट डाउन सा होता है शुरू में। उसके बाद आपको जब आप 1-2 दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें रिकग्नाइज होना या रिवाइज होना शुरू हो जाती हैं, आपको याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपने उस पर स्टक नहीं हो जाना, आपने अगला MCQs अटैम्प्ट कर लेना है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो तीसरा अटैम्प्ट कर लेना। तो पहले वो सारे MCQs आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं,
फिर जो आपके पास MCQs रह जाएंगे, उन MCQs को आपने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है वो आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है कि जो बिल्कुल नहीं हो सकता पहले उसको कैंसिल आउट कर दें, जो उसके बाद नहीं हो सकता उसको कैंसिल आउट कर दें। तो इस तरह आपके जो MCQs की प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की वो पहले से बढ़ जाती है। तो आपने इसको बहुत तेज़ी के साथ नहीं करना कि साथ वालों ने कर लिया मैं पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ। तो आपने कामली जो है आपके पास 15 मिनट्स होंगे, आपने बहुत ही आसानी के साथ जो है वो ईज़िली जो है वो आपने इसको मैनेज करना है। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी वाटर बॉटल जो है वो साथ लेके जाएँ। अगर आप समझते हैं कुछ शुगर लेवल इंक्रीज़ करने के लिए आपको चॉकलेट या कोई टॉफ़ी या कोई ऐसी चीज़ जो कि इंस्टेंटली आपकी शुगर को बढ़ा सके, वो आप साथ लाज़मी रखें ताकि आप लो फ़ील ना करें वहाँ पे एंग्ज़ायटी की वजह से। और इसके साथ साथ आपने जो है वो देखा कि हम किस तरह से ई शीट के ऊपर डायग्राम्स बना सकते हैं, किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और रूब्रिक्स का आपने बिल्कुल ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि किस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। जो जो बातें उसने पूछी गई हैं, जिन जिन बातों के मार्क्स उसने बताए हैं, वो सारी बातें जो हैं वो आपने अपने आंसर में डिस्कस करनी है। और बेवजह क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं करना। जितना क्वेश्चन पूछा गया है, जितनी टू दी पॉइंट आपसे बात पूछी गई है, आपने उतना बताना है, एक्स्ट्रा नहीं करना। और हर शॉर्ट क्वेश्चन को आपने दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। चॉइस का सोच के एक ही आंसर की जगह पे आपने दोनों आंसर नहीं लिखने, वो आपके गलत हो जाएंगे। और बहुत ही एहतियात के साथ आपने क्वेश्चन नंबर देखना है शॉर्ट क्वेश्चन का, और ई शीट के ऊपर आपने इसको फिल करना है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 4 पे जाके लिख दिया है, जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं जो पहली दफ़ा ई शीट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत तस्वर किया जाएगा। और अननेसेसरी कटिंग को आपने अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि आपने वाइटनर जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अभी भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पे टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने वहाँ पे भी कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल भी वाइटनर यूज़ नहीं करना। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज़ हैं तो आप यूट्यूब पे जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पे आप अपनी क्यूरीज़ जो है वो बता सकते हैं कमेंट की फॉर्म में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।